वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। हम लोगों ने पंचायती राज का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं। जिसमें हम लोग पहला क्लास परिचय, दूसरा क्लास में हम लोग समितियों के बारे में देखे थे, तीसरा क्लास में हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम देखा था और चौथे क्लास में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को देख लिया था। उसमें हम लोगों ने अध्याय के बारे में पढ़ लिया था और मैंने बोला था कि धाराओं को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, धाराओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या है, पूरा पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहले क्लास में, जब लास्ट क्लास था, उसमें मैंने बताया था अध्याय को लेके। तो आज हम लोग पहला अध्याय, उसके अनुच्छेद, उसमें कितने धारा हैं, धारा 1 और धारा 2। उसके बाद है अध्याय 2 ग्राम सभा। ग्राम सभा में धारा 3 से 7 तक, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय, एक मिनट, अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या था, प्रारंभिक। ठीक, अध्याय 1 में है आपका प्रारंभिक। इसमें कहां से कहां तक था आपका, धारा 1 से धारा 2 तक। जिसमें मैं बताया था कि धारा 1 में क्या बताया रहता है कि कोई भी अधिनियम जब कब से, मतलब किस नाम से जाना जाएगा, उसका संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार कहां तक है और वो कब से लागू हुआ, ये क्या है आपका धारा 1 में बताया जाता है। और धारा 2 में परिभाषा। तो चलिए देखते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या बताया जाता है, बताया था मैं, कोई भी अधिनियम का नाम क्या है, तो उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और वो कब से प्रारंभ हुआ। ठीक, तो ये 3 चीजें धारा 1 में है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और वो कब से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है उसको किस नाम से जाना जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि इस अधिनियम को, कौन सा, इस अधिनियम का नाम क्या होगा, इस अधिनियम का नाम, संक्षिप्त नाम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 होगा। ठीक, यह है। ठीक, ये किसमें दिया गया है आपका, धारा 1 में इस अधिनियम का नाम बता दिया गया है। संक्षिप्त नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक, दूसरा क्या है, इसका विस्तार बताया गया है। तो इसका विस्तार क्या होगा, इस अधिनियम का विस्तार, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। ये दूसरी बात, संपूर्ण, देखो 2 तरीके का है। जो अनुसूचित वाले क्षेत्र हैं, कौन सा, जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पे पंचायती राज की स्थापना की जाएगी, लेकिन उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। कहां पे, अध्याय 14 क में। ठीक, तो इसमें अपवाद नहीं है कि इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र वाले जगह है वहां पे क्या होगा, इस अधिनियम का लागू तो होगा, लेकिन उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो वो याद रखिएगा। और तीसरा, प्रारंभ क्या हुआ, ये यथाशीघ्र प्रारंभ हुआ। तो हमको पता है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले 25 जनवरी 1994 को, कब, 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तब से ही क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लागू है। लेकिन यहां पे लिख दिया गया है कि यथाशीघ्र इसका यथाशीघ्र प्रारंभ होगा। ठीक, ये 3 बातें हैं आपका धारा 1 में, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या है कि इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी यह लागू होगा, लेकिन उसके लिए अलग से प्रावधान कर दिए गए हैं और इसको यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं धारा 1 में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं धारा 2। कोई भी अधिनियम का धारा 2 मुख्यतः क्या होता है, उसमें परिभाषाएं होती है। तो चलिए अब हम लोग धारा 2 के बारे में पढ़ते हैं। पंचायती राज अधिनियम
1993 की धारा 2। ठीक, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 2। इसमें क्या है आपका परिभाषाएं, इसमें है आपका परिभाषाएं। टोटल जो है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन बस स्टार्ट कर रहा हूं तो थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक, इसमें टोटल जो है 30 परिभाषाएं दी गई है। टोटल 30 चीजों को परिभाषित किया गया है। देखो, इसमें सबसे पहले जो है खंड को परिभाषित किया गया है। किसको? खंड को। तो खंड से आशय, लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं। खंड से आशय किस चीज से है? तो खंड से आशय है आपका, खंड से आशय कि जिले का वह क्षेत्र जिसको राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत खंड घोषित कर दे। तो खंड को किस तरीके से परिभाषित किया गया है इस अधिनियम में? खंड को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि जिले का वह क्षेत्र जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत क्या घोषित कर दे? खंड घोषित कर दे। तो खंड की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। दूसरा परिभाषा दिया गया है सहकारी सोसाइटी। दूसरा परिभाषा क्या दिया गया है? सहकारी सोसाइटी। सहकारी सोसाइटी से अभिप्राय वही होगा जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में दिया गया है। किसमें? इसमें इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि सहकारी सोसाइटी का अर्थ वही होगा जो मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से सहकारी सोसाइटी को परिभाषित किया गया है। तीसरा इसमें परिभाषित किया गया है जिला को। ठीक, तो जिला क्या? कोई भी क्षेत्र जिसको राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला घोषित कर दे वो क्या कहलाता है? आपका जिला कहलाएगा। चौथा इसमें परिभाषित किया गया है निर्वाचन को। निर्वाचन, तो निर्वाचन से आशा क्या है कि कोई भी पद जो रिक्त रहता है उसको भरे जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? निर्वाचन कहलाएगी। जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंच और सरपंच के लिए जो पद रिक्त हो जाते हैं या अगला जो चुनाव होता है उससे पहले पद को भरे जाने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? चुनाव कहा जाएगा। इस प्रकार से चुनाव को परिभाषित किया गया है। चौथा इसमें परिभाषित किया गया है निर्वाचन की या निर्वाचन क्रियाकलाप या कार्यविधि। निर्वाचन कार्यविधि। ठीक, निर्वाचन कार्यविधि क्या है? इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। लिख दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहां पे क्वेश्चन बनेगा उसको मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा। ठीक, तो निर्वाचन कार्यविधि से आशय है कि जैसे कोई भी पद अगर रिक्त हो जाता है, जैसे निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से लेकर, मतलब निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना और परिणाम घोषित करने तक की जो कार्यविधि होती है वो क्या कहलाती है? आपका निर्वाचन कार्यविधि कहलाएगा। ठीक, छठवां इसमें परिभाषित किया गया है कारखाना। कारखाना, तो कारखाना से आशय क्या होगा? कारखाने का वही अर्थ होगा जो कारखाना अधिनियम, कौन सा अधिनियम है आपका? कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में। जो कारखाना अधिनियम 1948 में परिभाषित है। ठीक, तो ये क्या हो गया? कारखाना से आशय। ठीक, ये 6 हो गए। अगला देखते हैं हम लोग, ये 6 हो गए। ठीक है, अगला 7वां देखते हैं। 7वां में पंचायत को परिभाषित किया गया है। किसको? ग्राम पंचायत को। 7वां आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत से वही अभिप्राय होगा, मतलब ग्राम पंचायत से अभिप्राय वही होगा जो इस अधिनियम, मतलब इस अधिनियम कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 10 की उप धारा 1 के तहत स्थापित किया जाए। मतलब राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के तहत किसी पंचायत की स्थापना करता है तो वो होगा ग्राम पंचायत। ठीक, ये किसमें दिया गया है? आपका 10 में। 8वां देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम सभा, इसका परिभाषा किसमें दिया गया है? तो धारा 2(8) में ग्राम सभा का परिभाषा दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पंचायत क्षेत्र है तो उसमें क्या होता है कि मतदाता सूची होती है। तो मतदाता सूची में जो रजिस्ट्रीकृत
मतदाताएं हैं उनके समूह से मिलकर जो निकाय बनती है उसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहां से क्वेश्चन बनता है। कहां दिया गया है परिभाषा? धारा 2(8) में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। तो ग्राम सभा से अभिप्राय है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट, ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट कोई ग्राम, ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट कोई ग्राम। ठीक, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट कोई ग्राम। और ये ग्राम को भी परिभाषित किया गया है इस अधिनियम में, मतलब धारा 2(29) में परिभाषित किया गया है ग्राम को, उसको भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो ग्राम सभा, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट कोई ग्राम। अब ये ग्राम कौन कौन सा हो सकता है? या तो राजस्व ग्राम, या तो वन ग्राम। ठीक, याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, राजस्व ग्राम, वन ग्राम। ठीक, तो ग्राम से आशय है राजस्व ग्राम भी या वन ग्राम भी, या जो हम लोग सामान्य ग्राम जो है। ठीक, तो पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट कोई ग्राम, राजस्व ग्राम या वन ग्राम। तो पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट कोई ग्राम के मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनने वाला निकाय, ये क्या कहलाता है? आपका ग्राम सभा कहलाती। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट दे दिए रहता है और बोलेगा कि ग्राम सभा क्या है करके, तो बताना कि ग्राम, इसको इस अधिनियम की धारा 2(8) में परिभाषित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट कोई ग्राम, वो ग्राम कौन कौन सा हो सकता है? राजस्व ग्राम या पंचायत वन ग्राम के मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनने वाला निकाय क्या कहलाता है? आपका ग्राम सभा कहलाता है। ठीक, इस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। 8वां है ग्राम पंचायत हो गया। अब इसमें परिभाषित किया गया है जनपद पंचायत को। 8वां में इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ग्राम सभा। और जो भी इंपॉर्टेंट आएगा, या जो कई जगह पे ना, अगर पंचायत को जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी परिभाषा को समझे नहीं रहते हैं और सीधा अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हमको दिक्कत हो जाती है कि ये क्या था, ये क्या था। इसलिए सबसे पहले जो है धारा 2 में उन चीजों को परिभाषित कर दिया गया है, इसलिए मैं इस चीजों को पढ़ा रहा हूं। ठीक, कि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक, अब देखते हैं अपन, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गया, जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत से अभिप्रेत होगा कि इस अधिनियम की धारा 10 की उप धारा 2 के तहत स्थापित पंचायत। ठीक, इस अधिनियम की धारा 10 की उप धारा 2 के तहत स्थापित जो पंचायत है वो कौन सी होगी? वो होगी आपका जनपद पंचायत। ठीक, उसके बाद ये 9 हो गया। 10 में परिभाषित किया गया है सदस्यता को। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 में परिभाषित किया गया है आपका स्थानीय प्राधिकारी। 10 में किसको परिभाषित किया गया है? स्थानीय प्राधिकारी। तो छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम, मतलब स्थानीय प्राधिकारी से वही अभिप्रेत होगा जो छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम 1957 में परिभाषित किया गया है। मतलब स्थानीय प्राधिकारी को कहां पे परिभाषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम 1957 में परिभाषित किया गया है। उसी से आशय होगा स्थानीय प्राधिकारी, मतलब जो भी लोकल जो है, जो जॉब कर रहे हैं, प्राधिकारी हैं, वो सबको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। कहां परिभाषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम 1957 में। और उसी को एज इट इज परिभाषित कहां कर दिया गया है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में। ठीक, तो ये हो गया स्थानीय प्राधिकारी। जो 11वां हुआ है आपका सदस्यता। 11 में किसको परिभाषित किया गया है? सदस्य। तो सदस्य क्या? कोई भी ग्राम पंचायत के, जैसे पंच हैं, जनपद पंचायत के सदस्य हैं,
और जिला पंचायत के सदस्य हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपका सदस्य कहलाएंगे। ठीक, 11 सदस्यता इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कौन होंगे सदस्य, सदस्य वही होंगे जैसे ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, उप सरपंच, तो ये सब क्या होंगे, आपके सदस्य होंगे। ठीक, 12 में घृणोत्पादक पदार्थ, घृणोत्पादक पदार्थ को परिभाषित किया गया है आपका 12 में, मतलब वे जैसे मल मूत्र, पशुओं के शव, ये सब को क्या है, ये घृणोत्पादक पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। इसको ना जो सिविल संरक्षण अधिनियम 1955, ST/SC एक्ट 1989, वहां पे भी घृणोत्पादक पदार्थों को परिभाषित किया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। 13 में परिभाषित किया गया है आपका पदधारी, पदधारी मतलब पदधारी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में कोई भी सदस्य जो पद को धारण करता है वो क्या कहलाएगा, पदधारी। इस तरीके से उसको परिभाषित कर दिया गया है। 14 में परिभाषित किया गया है आपका पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग मतलब कोई भी प्रवर्ग जिसको राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया हो वो क्या होगा, आपका पिछड़ा वर्ग होगा। ठीक, 15 में परिभाषित किया गया है आपका पंचायत, तो पंचायत से आता है जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब से होगा। ठीक, 16 में परिभाषित कर दिया गया है पंचायत क्षेत्र। ठीक, पंचायत क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, कोई भी क्षेत्र जो पंचायतों के अधीन आते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका पंचायत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारा परिभाषा है इसमें। 19 में जैसे जनसंख्या को परिभाषित कर दिया गया है, 20 में परिभाषित कर दिया गया है आपका 19 में जनसंख्या, 20 में परिभाषित किया गया है आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष से देखो 19 में है जनसंख्या, जनसंख्या से आशा क्या है कि जैसे अभी जनगणना 2011 हुआ, अभी प्रीवियस जनगणना भी वही चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो जनसंख्या है वो जनसंख्या होगी। 20 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को परिभाषित कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से होगा उसका आशय। ठीक, उसके बाद 21 में आपका 21 इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है। 21 में बताया गया है आपका विहित प्राधिकारी। ये टर्म बहुत यूज होता है और अक्सर कंफ्यूजन होती है। ठीक, विहित प्राधिकारी। ठीक, तो विहित प्राधिकारी से अभिप्रेत वही होगा जो जैसे किसी भी काम को करने के लिए राज्य सरकार ने किसी अधिकारी या कर्मचारी को कुछ अधिकार देकर विहित प्राधिकारी के रूप में मनोनीत या फिर कार्य करने की अनुमति देता है। ठीक, तो राज्य सरकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कोई कार्य देकर, मतलब जो कर्तव्य है उसको देकर उस कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्राधिकृत करता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका विहित प्राधिकारी कहलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है सार्वजनिक बाजार, सार्वजनिक 22 में हो गया आपका सार्वजनिक बाजार, सार्वजनिक मेले, फिर सार्वजनिक स्थल, फिर उसके बाद 24 में आपका परिभाषित कर दिया गया है सार्वजनिक सड़क। ठीक, सार्वजनिक बाजार तो समझ ही आगे होगे, सिंपल से जो बाजार लगा होता है वो सार्वजनिक बाजार है, मेले हैं। सार्वजनिक स्थल, ठीक, और सार्वजनिक सड़क मतलब जैसे स्कूलों को, कॉलेजों को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती है ये सब सार्वजनिक सड़क हैं। 25 में पंच और उप सरपंच को परिभाषित कर दिया गया है कि पंचायत के लिए जो उप प्रमुख है वो पंच, जो प्रमुख है वो क्या कहलाएगा, सरपंच। ठीक, ये 25 में। इसी प्रकार से 28 में कर को बता दिया गया। 29 में ग्राम को परिभाषित किया गया है, किसमें, 29 में ग्राम को, 29 में आपका ग्राम को परिभाषित कर दिया गया। और एक और है 25 का बता देता हूं मैं, 25 का इसको अलग से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था, इसमें जो है ना 25 का में परिभाषित किया गया है अनुसूचित क्षेत्र को, अनुसूचित 25 का में परिभाषित किया गया है आपका अनुसूचित क्षेत्र को। तो अनुसूचित क्षेत्र से आशय वही होगा जो संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 2 में बताया गया है, या खंड 2 में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्र, खंड 2 में उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्र। ठीक,
ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे परिभाषित किया गया है अनुसूचित क्षेत्र को, अनुच्छेद 244 के खंड 2 में परिभाषित किया गया है। ठीक, तो ये 25 का याद रखिएगा। 29 में बताया मैंने ग्राम को परिभाषित कर दिया गया है। ठीक, यहीं पे भी मतलब ग्राम को परिभाषित किया गया है कि कोई भी जिसको राज्यपाल क्या है ग्राम के रूप में अधिसूचित कर देता है, वो ग्राम या गांवों का समूह भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा आपका ग्राम कहलाएगा। इसी में आता है आपका मतलब ग्राम को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि यहाँ पे ग्राम का आशय राजस्व ग्राम और साथ ही साथ आपका वन ग्राम भी होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 30 में आपका परिभाषित कर दिया गया है जिला पंचायत को। 30 में परिभाषित किया गया है जिला पंचायत। जिला पंचायत क्या होगा कि इस अधिनियम की धारा 10(3) के तहत स्थापित जिला पंचायत। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा परिभाषा। इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राम सभा का परिभाषा जो धारा 2(8) में दिया है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा अध्याय 1 प्रारंभिकी। धारा 1 में पढ़ लिया हम लोगों ने विस्तार, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 में पढ़ लिया हम लोगों ने परिभाषा। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा अध्याय 2 में है ग्राम सभा धारा 3 से 7 तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अध्याय 2। ठीक, अध्याय 2, इसमें क्या है आपका ग्राम सभा। अध्याय 2 में है आपका ग्राम सभा। और अध्याय 2 कहां से कहां तक है, तो ये है आपका धारा 3 से 7 तक। ठीक, धारा 3 से 7 तक क्या है आपका ग्राम सभा। ठीक, तो ग्राम को सबसे पहले परिभाषित कहां पे किया गया है, तो ग्राम की परिभाषा दी गई है धारा 2(8) में। और क्या होता है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा को परिभाषित कहां किया गया है, धारा 2(8) में, जिसमें ग्राम सभा को परिभाषित किस प्रकार से किया गया है, तो मैंने बताया, वो लिखाया था वहीं लिख लीजिएगा कि ग्राम सभा से अभिप्रेत होगा कि किसी ग्राम क्षेत्र में समाविष्ट ग्राम, कोई ग्राम, राजस्व ग्राम, वन ग्राम। ठीक, राजस्व ग्राम और वन ग्राम के मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय कहलाता है आपका ग्राम सभा। ठीक, देखो समझने के लिए, जैसे पर्यावरण या इन्वायरमेंट जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो उसमें पिरामिड से बनाते हैं, जिसमें जैसे पिरामिड के बारे में जब पढ़ते हैं इस तरीके से, तो इसमें टॉप में जैसे हम लोग रखते हैं जो प्रोड्यूसर रहता है उसको। ठीक, सेकंड में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड में सेकेंडरी कंज्यूमर, लास्ट में क्या करते हैं अपन लोग टर्सरी कंज्यूमर्स को रखते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, एक पिरामिड बन जाता है। उसी प्रकार देखो ग्राम पंचायत में भी एक पिरामिड बनेगा। ठीक, उसको उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। देखो, तो जो राज्य रहता है वहां पे सबसे पहले वो जिला में बटा रहता है, फिर वो खंड में बटा रहता है, और खंड कई ग्राम पंचायतों में बटा रहता है। तो ये टॉप में हो गया आपका जिला पंचायत, जिला पंचायत। उसके नीचे आता है आपका जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। देखो बढ़ते जा रहा है ना, जैसे वहाँ पे प्रोड्यूसर कम थे, फिर उसके बाद इस तरीके से बढ़ते गए, वैसे ही जिला पंचायत यहाँ पे कम है, फिर जनपद पंचायत, फिर उसके बाद आता है आपका ग्राम पंचायत। जो जिला पंचायत है वो कई जनपदों से मिलकर बनता है, जो जनपद पंचायत है वो कई ग्राम पंचायतों से मिलकर बनता है, और हर ग्राम पंचायत में कई या एक से अधिक क्या होता है आपका ग्राम सभा होती है। तो ये देखो ग्राम सभा, ये हो गया ग्राम सभा। इसको बताने का मेरा मेन मोटो ये था कि देखो एकदम ग्रास रूट लेवल पर, एकदम नीचे है। ठीक, तो यही से क्वेश्चन बना लिया गया था 2014 में, पीएससी में पूछा गया था कि पीएससी का कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि ग्राम सभा, तो ग्राम सभा देखो एकदम ग्रास रूट पे है, तो क्या हो गया, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी बुनियादी इकाई है। ठीक, तो ग्राम सभा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है, बुनियादी इकाई है। ये इंपॉर्टेंट है ना कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी बुनियादी इकाई क्या है, ग्राम सभा है। क्योंकि देखो ये सबसे एकदम लोअर लेवल पे क्या है आपका ग्राम सभा है। ठीक, तो जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो दो तरीके का लोकतंत्र होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिसमें अगर हम लोग जो अपर लेवल है, जैसे सेंट्रल लेवल पे है, विधानसभा है, ये सब जो है ना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन जो ग्राम सभा है
ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। कोई भी डिसीजन कोई भी लेना रहता है वो कौन लेता है? ग्राम सभा लेता है, ठीक। क्योंकि देखो एकदम ग्रास रूट लेवल पे ग्राम सभा पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक। तो ये हो गया आपका पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई होती है। और मैं बता रहा था कि ग्राम सभा जो है यहाँ ये जो है मतलब देश में हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब कोई भी डिसीजन जो है प्रत्यक्ष जनता द्वारा ली जाती है वोटिंग के आधार पर, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये हो गया आपका ग्राम सभा क्या है। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब ग्राम सभा का प्रावधान कहां पे किया गया है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का प्रावधान अब देखते हैं। ग्राम सभा का प्रावधान तो मैंने बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। 243 में किसका प्रावधान कर दिया गया है? आपका 243 अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है। ग्राम सभा, तो हम लोग ग्राम सभा को दो तरीके का ग्राम सभा है, ठीक। एक तो जो सामान्य क्षेत्र में और एक जो होता है आपका अनुसूचित क्षेत्र में। तो ग्राम सभा दो तरीके से स्थापित होती है। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा क्या है? दो तरीके से स्थापित है। एक आपका सामान्य क्षेत्र में और एक जो है आपका अनुसूचित क्षेत्रों में। सामान्य क्षेत्रों में और अनुसूचित क्षेत्रों में। सामान्य क्षेत्रों में जो ग्राम सभा की स्थापना है वो अध्याय 2 के तहत किया जाता है, जिसमें क्या है आपका धारा 3 से 7 तक प्रावधान है। और जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की स्थापना, इसका प्रावधान कहां किया गया है? इसका प्रावधान किया गया है आपका अध्याय 14 क में। धारा कहां से कहां तक है? तो धारा है आपका 129 139 क से 129 क से 129 च तक। ये जो है आपका अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का के लिए प्रावधान किया गया है। तो आज के क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक क्लास, फिर इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग सामान्य क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले मैं धारा को पहले याद करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद उसको डिटेल करेंगे, ठीक। डिटेल उतना नहीं है लेकिन देखते हैं, ठीक। तो देखो धारा 3 से 7 तक, तो इसमें कितनी धारा 3 याद करते चलिएगा, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7। ये हैं आपका 5 धाराएं हैं ग्राम सभा अध्याय 2 में। धारा 3 में है ग्राम पंचायतों का निर्धारण। तो धारा 3 में क्या है आपका? ग्राम पंचायतों का या ग्राम पंचायतों की अधिसूचना, ठीक। ग्राम पंचायतों की अधिसूचना, ये क्या है आपका? धारा 3 में है, ठीक। धारा 4 में है आपका ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची, ठीक। 5 में है आपका मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण, ठीक। इसमें क्या है आपका? ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण। ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण, ये कहां पे है आपका? ये दिया गया है धारा 5 में। धारा 6 में दिया गया है ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा का सम्मेलन। और धारा 6 में दिया गया है ग्राम सभा के कृत्य, मतलब इसमें ग्राम सभा के कार्य एवं वार्षिक बैठक
बैठक। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, धारा 3, 4, 5, 6 और 7, ये याद हो जाएगा। ठीक, धारा 3 में क्या दिया गया है कि ग्राम की अधिसूचना, धारा 4 में दिया गया है कि ग्राम की मतदाता सूची, धारा 5 में दिया गया है कि मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन। ठीक, धारा 6 में दिया गया है ग्राम सभा का सम्मेलन, और धारा 7 में दिया गया है कृत्य एवं वार्षिक बैठक। यहाँ पे ये वाला टर्म है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, और यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इनसे धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धारा 3 में क्या है, धारा 4 में क्या है और धारा 5 में क्या है। तो आज मैं इतना बता के खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और एक साथ पढ़ा दिया जाएगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक, तो धारा 3, धारा 4 और धारा 5 ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग धारा 3। ठीक, मिटा दूं, ओके, ये मिटा दिया मैंने। अब पढ़ते हैं धारा 3 को, ग्राम पंचायतों की अधिसूचना। तो ग्राम पंचायतों की अधिसूचना, पहला सवाल ये उठता है कि कौन निर्धारण करता है। तो ग्राम पंचायतों का निर्धारण, इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का निर्धारण, दूसरा ग्राम पंचायतों का निर्धारण कौन करता है, कैसे करता है और किसे करता है। ठीक, तो ग्राम पंचायतों का निर्धारण कौन करता है, निर्धारण इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ग्राम पंचायतों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। कैसे करता है, तो लोक अधिसूचना क्या जारी करता है, लोक अधिसूचना जारी करके। ठीक, लोक अधिसूचना जारी करके क्या करता है, ग्राम पंचायतों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। कैसे निर्धारण करता है, तो लोक अधिसूचना जारी करके, और किसे या किस क्षेत्र को करता है। ठीक, तो किस क्षेत्र को करता है, तो ये ग्राम या ग्रामों के समूह को, ग्राम या ग्रामों के समूह को। इंपॉर्टेंट है ना, 2018 पीएससी प्री में स्टेटमेंट में इसको क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक ग्रामों के समूह से मिलकर बनता है, एक स्टेटमेंट ये भी था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि ग्राम पंचायतों की अधिसूचना धारा 3, तो उसका ग्राम पंचायतों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। कैसे करता है, तो लोक अधिसूचना जारी करके करता है। किसे करता है, तो ग्राम या ग्राम पंचायतों के समूह को करता है। ये हो गया आपका धारा 3। इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का निर्धारण राज्यपाल लोक अधिसूचना के माध्यम से करेगा। ठीक, जिसमें गांव या गांवों के समूह को, ग्राम या ग्रामों के समूह को लोक अधिसूचना द्वारा राज्यपाल ग्राम पंचायत घोषित करेगा, इसकी अधिसूचना जारी करेगा। ठीक, ये हो गया आपका धारा 3। ठीक, धारा 4 देखते हैं। धारा 4 में क्या है, मिटा दूं। ठीक, वीडियो पॉज करके तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो धारा 3 के बाद देखते हैं हम धारा 4। देखो धारा 4 में क्या है आपका, धारा 4 में है ग्राम पंचायत की मतदाता सूची। ग्राम पंचायत की मतदाता, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची। ठीक, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची। तो इसमें क्या बोला गया है, एक पॉइंट याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट ये बोला गया है कि धारा 3 के तहत स्थापित पंचायती राज क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची होगी। ठीक, तो इस अधिनियम की धारा 3 में क्या है कि पंचायतों की मतलब ग्राम पंचायतों की अधिसूचना। तो धारा 3 के तहत स्थापित, धारा 3 के तहत स्थापित पंचायतों, धारा 3 के तहत स्थापित ग्राम पंचायतों की मतदाता, ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची होगी, मतदाता सूची होगी। ठीक, ये किसमें बताया गया है आपका, धारा 4 में बताया गया कि धारा 3 के तहत स्थापित प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मतदाता सूची होगी। और मतदाता सूची कौन तैयार करवाता है, तो ये करवाता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इसको भी पढ़ेंगे क्या, अनुच्छेद में बताया था कि किसमें है, धारा 243 के में है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही क्या करवाता है, मतलब जो ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची की तैयार करवाता है। पता ही होगा ग्राम में कौन लोग, गुरुजी लोग आते हैं, शिक्षा कर्मी वाले, पूछते रहते हैं कि
तो लड़का है तो 18 के हो गए होकर वोटर आईडी बना दो का करके ऐसे, तो वो भी गांव वाले बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे ये साल मोरो लड़का के बन जाही ना, तो चुनाव होही तो बढ़िया मोरो लड़का पैसा पाही। जानते ही हो ग्राम पंचायतों में जब चुनाव होता है तो पैसा ही मेन रहता है, ठीक, पैसे बांट बांट के वोट खरीदते हैं। तो ये हो गया आपका धारा 4, ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग धारा 5 के बारे में, ठीक। धारा 5 में क्या है कि ग्राम पंचायतों के लिए मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण। धारा 5 में क्या है, धारा 5 में है ग्राम पंचायतों की मतदाता, ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण, ठीक। ये किस में दिया गया है आपका, धारा 5 में। तो इसमें 2 बातें बताई गई है कि कौन मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा और कौन मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक। तो इसमें कौन कौन सी 2 बातें बताई गई है आपका धारा 5 में। पहला, योग्यता बताई गई है कि कौन कौन योग्य होंगे, और दूसरा बताया गया है अयोग्यता, कि कौन कौन अयोग्य होंगे। देखो, तो योग्यता में पहला बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में या जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें वोट देने के लिए अगर पात्र है वो, ठीक, तो राज्य विधानसभा के मतदाता सूची में क्या हो, रजिस्ट्रीकरण के पात्र हो, रजिस्ट्रीकरण के पात्र, ठीक। जो भी ग्राम विधानसभा के मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए पात्र होगा, योग्य होगा, वो ग्राम पंचायतों के भी मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या होगा, पात्र होगा। ये बोला गया है पहली बात। दूसरा बोला गया है कि जो ऑलरेडी विधानसभा की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड है, ठीक, तो राज्य विधानसभा के मतदाता सूची में जिनका नाम क्या हो, पहले से है, तो जिनका नाम पहले से है वो भी पात्र होगा। जो उसमें रजिस्टर्ड करने के लिए क्या रखता है, अपना पात्र है, वो भी क्या होगा, रजिस्ट्रीकरण, मतलब ग्राम के मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकरण करने के योग्य होगा, ठीक। और तीसरा इसमें बताया गया है कि ग्राम का मामूली तौर पर निवासी हो, ग्राम का मामूली तौर पर क्या हो, निवासी हो, ठीक। इसको ना, चलो इसको बताता हूं, पहले अयोग्यता देख लेते हैं, चलो इसको बता देता हूं। इसको जो है ना मामूली तौर पर निवासी, ठीक, मामूली तौर पर निवासी, इसको ना जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1960 के धारा 20 में परिभाषित किया गया है। किसमें, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1960 के धारा 60 नहीं, शायद 56 है, याद नहीं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1956 की धारा 20 में क्या किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है मामूली तौर पर निवासी। मामूली तौर पर निवासी का मतलब है अस्थायी निवासी। जैसे कोई व्यक्ति ग्राम ए का क्या है, एक स्थायी निवासी, जैसे आपका स्थायी निवास बनता है तो एक, अगर वो सपोज मान लो कि मैं इसका निवासी हूँ स्थायी तौर पर ग्राम ए का, और ग्राम बी में सपोज मैं शिक्षाकर्मी में या पढ़ा रहा हूँ तो मैं ग्राम बी में रहता हूँ, ठीक, लेकिन क्या मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, नहीं, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, लेकिन यहाँ की जो पंचायतों का निर्णय है, हर चीज़ है, वो उसका प्रभाव मेरे पे पड़ेगा। तो क्या मैं वहाँ पे वोट देने के लिए या वहाँ पे अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए पात्र होऊंगा कि नहीं, तो होऊंगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ का मामूली तौर पर निवासी हूँ तो मैं यहाँ से मतदाता सूची से अपना नाम कटवा के, क्योंकि अब यहाँ के पंचायतों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, और यहाँ पे अपना नाम जुड़वा सकता हूँ। तो क्या हुआ है कि ग्राम का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब अयोग्यता, अब सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे भी अपना नाम जुड़वा रखा है, यहाँ पे भी, ठीक, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो इसके लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक स्थान या एक ग्राम पंचायत पर, एक
स्थान या ग्राम पंचायत एक स्थान में या एक जगह ही रजिस्ट्रीकृत हो सकता है। ठीक, रजिस्ट्रीकृत होगा मतलब वो सिर्फ एक जगह अपना नाम जुड़वा सकता है, एक जगह की मतदाता सूची पे। ये नहीं कि यहाँ ए वाले ग्राम पंचायत में भी अपना नाम रख देता हूँ, बी वाले में भी रख देता हूँ, दोनों जगह वोट दूंगा, दोनों जगह से पैसे ले लूंगा। ठीक, ऐसा नहीं, सिर्फ एक जगह का पैसा लेना है। मजाक कर रहा था। एक ही जगह आपका क्या होना चाहिए, चुनाव, मतलब एक ही जगह आपका नाम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरा है ऑलरेडी किसी जनप्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करा रखा है तो वो भी पात्र नहीं होगा। तो ये 2-3 बातें हैं धारा 5 में। ठीक, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि जो लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट क्लास बोलता हूँ, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसमें पढ़ने वाले हैं धारा 6 और 7 को। बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 6। धारा 6 से ही अकेले 50 से 60 क्वेश्चन बन जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर धारा 7 के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप जो भी है यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। अध्याय 1 में ग्राम सभा को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें धारा 3, 4 और 5 को पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में धारा 6 और 7 को पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 14 क, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत हैं, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं खत्म करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।